Hello, my dear students. So, in this lecture, we will talk about how we can fill electrons into the orbitals of different atom. मतलब कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, आज के लेक्चर में हम वो लर्न करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल, जैसे कि नंबर 1 अफबाउ प्रिंसिपल, सेकंड इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, थर्ड इज the Hund's rule of maximum multiplicity and the relative energies of the orbital। और जो टेबल आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पे, ये एक ओवरव्यू है कि इस लेक्चर के एंड तक आप लोग भी ये सारी चीजें इस तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे आप इसको लिखते हैं, कैसे किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है और उसको हम इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये जितना भी यहाँ पे लिखा है, ऑफ प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं और एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो बोर्ड का हो या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए, तो बात करते हैं पहले हम आहबाव प्रिंसिपल की। सो द आहबाव वर्ड, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आहबाव प्रिंसिपल जो है वो आहबाव साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया होगा, तो ऐसा नहीं है। आहबाव जो है वो जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप का यहाँ पे मतलब ये हुआ कि ऑर्बिटल्स को फिल करना है हमने इलेक्ट्रॉन से। सो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स in the ground state of the atom, the orbitals are filled in order of their increasing energies। मतलब कि किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो पहले जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद सेकंड वाले में, फिर नेक्स्ट वाले में। मतलब कि हम एनर्जीज के बेसिस पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। ठीक है, पहले हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद into the higher energy, मतलब कि उसके बाद they enter into the higher energy orbital only after the lower energy orbitals are filled। ठीक है, मतलब कि पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा, जब 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तभी उसके बाद आप 2s में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने सीरीज दे के रखी है, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ऑर्बिटल्स में। 1s में पहले, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। ठीक है, देन 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 4f 5d 6p, 7s। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मैम ये कैसे लर्न करेंगे हम सीरीज को, तो इसके लिए अभी के लिए आप ये जो यहाँ पे डायग्राम दी गई है इसको थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रेपिटेटिव वे में समझेंगे कंसेप्ट को, तो आपको ये लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप जैसे कि 1s 2s 3s, एस के जो भी हैं उन सबको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 1s 2s 3s 4s ऐसे करके, फिर उसके बाद 2p के 2p 3p 4p 6p, है ना, ऐसे करके, फिर ऐसे ही 3d 4d 5d, फिर f के लिख लिए। फिर यहाँ से शुरू करिए, फिर आएगा पहले 1s। ठीक है, 1s के बाद कौन सा आने वाला है? 2s, फिर 2s का तो कौन सा आएगा? 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर इस करके 3d 4p 5s। ठीक है, इस तरीके से, फिर 4d 5p 6s। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये इस तरीके से क्यों है, तो इसके लिए आपको अर्ली लेक्चर देखना पड़ेगा जहां पे हमने बात की थी n+l रूल की। ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कैसे आपके ऑर्बिटल जो है वो इस एनर्जी सीरीज में हमने सेट किए थे, राइट। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये लर्न नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसके आगे के प्रिंसिपल भी आप इजीली समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज, जो एनर्जी की सीरीज है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने बता भी दी कि कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम में ऑर्बिटल्स जो हैं वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग फिल होंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक एग्जांपल हाइड्रोजन का लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? हमने कहा कि जो लोअर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिटल है, पहले उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो लोअर ऑर्बिटल कौन सा है सबसे ज्यादा? दैट इज 1s। तो 1s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन का कौन सा आता है? हीलियम आता है। ठीक है, हीलियम, हीलियम का क्या होता है? 2 होता है।
तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 1s। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, ठीक है। तो s ऑर्बिटल फुल हो चुका है अभी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे का जो एटम होगा उसमें अब क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, नेक्स्ट कौन सा होता है, लिथियम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब 3 में आप कैसे लिखेंगे बेटे, 3 के केस में हम इस तरीके से लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में, ठीक है, इस यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, आपके पास आएगा 1s2, ठीक है, 1s2। तो 1s तो फुल हो गया, अब नेक्स्ट कौन सा है, 2s है, तो 2s। अब दो तो यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, अब एक बचा, उसको आप ऐसे लिखेंगे 2s1, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके से आप बाकी भी लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि पहले आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को फिल करेंगे, और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फिल हो गए। ऐसे ही हम 2s के फिल करेंगे 2। जब यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, 2p के पास जाएंगे, फिर इसको फिल करेंगे, तो फिर 3s के पास जाएंगे, एंड सो ऑन। सो दिस इज योर अफबाउ प्रिंसिपल। So the next is Pauli exclusion principle, and according to this principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ 2px का, ठीक है। तो 2px को अगर मैं लिखूं ऐसे, तो कैसे लिखेंगे हम, आपके पास इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं p ऑर्बिटल को, और जो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होगा px, ये होगा py, और ये होगा pz, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितने दे होंगे, टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर हम बात करेंगे सिर्फ 2px की। तो 2px के केस में जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी अप स्पिन है और एक की डाउन स्पिन है, तो इन दोनों के केस में आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, जो l की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अप स्पिन का इलेक्ट्रॉन और डाउन स्पिन का इलेक्ट्रॉन, इनके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ms से, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो अप स्पिन है उसका कितना होगा, प्लस हाफ वैल्यू, और जो डाउन स्पिन है उसकी कितनी होगी, माइनस हाफ, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन के सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है, कौन सा, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। और इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन दी सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और इन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होगी, ठीक है। स्पिन अपोजिट है तो ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स जो होंगे वो n l m l m तक तो सेम होंगे, लेकिन ms जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, बट मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन क्वांटम नंबर, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है, कि अगर आपको एक शेल का बताना है, जैसे कि हमें पता है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, बीच में और न्यूक्लियस होता है, और फिर फर्स्ट शेल आता है, ठीक है, फिर सेकंड शेल आता है। अब आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट शेल है जिसको आप के शेल कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर जो नेक्स्ट शेल है दैट इज एल शेल, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2n स्क्वायर का, 2n स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपको ये बताना है कि n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, तो उस ऑर्बिटल में, और जो जिस भी आपके पास शेल में आएगा, तो n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, कौन सा शेल होगा, ये k शेल होगा, ठीक है, k शेल होगा। तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम वो कितने होंगे, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई n का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितने होंगे, 2। मतलब कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो सकते हैं आपके फर्स्ट शेल में, राइट। समझ में आ रहा है 2n स्क्वायर का फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको अब नेक्स्ट शेल की बात करनी है, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 की बात करनी है, n इज इक्वल टू 2 है, और उस केस में l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर दैट इज 1। अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सा शेल होगा वो, दैट इज l शेल, ठीक है। l शेल में अगर आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n स्क्वायर।
सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर कितनी हो गई टोटल 8 हो गई। तो इसमें इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, एक आपके पास आएगा 2s और एक आपके पास आएगा 2p। तो हमें पता है कि 2s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो s में कितने होंगे मैक्सिमम 2 और p में कितने होंगे मैक्सिमम, दैट इज 6। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है px होता है, py होता है और pz होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन px में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन py में होंगे और 2 ही कहाँ होंगे pz में। तो टोटल करेंगे अगर आप तो कितनी हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू 6। तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये भी हमारे पास टोटल कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ we have to find out that how many electrons we can fill in a shell, then we can use this formula that is 2n square and we can find कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एक शेल में होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक का ये वाला पीडीएफ जो है आप प्रोवाइड करवा दीजिए, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी जो अभी हमने डिस्कस की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। एग्जांपल भी दिया है, n इज इक्वल टू 1 है, शेल वहां पे k होगा, l की वैल्यू 0 होगी और 1s ऑर्बिटल होगा और 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज हर्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। So according to this rule deals with the filling of electrons into the orbital belonging to the same subshell। ठीक है, मतलब कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एक ही सबशेल है। अब उस सबशेल में आप कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेम सबशेल होगा तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, मतलब कि उनकी एनर्जीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम बात कर रहे थे पी की, पी शब शेल की। तो हमें पता है कि पी शब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं बेटे 3 होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2p की बात करूं तो क्या होगा वो 2px, ठीक है, ऐसे ही 2py और 2pz। अगर मैं 2p की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आ गए, 3 आ गए, 3 ऑर्बिटल है ना। तो ये जो 3 ऑर्बिटल होंगे इनकी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, डीजनरेट कहेंगे। क्या कहेंगे, डीजनरेट कहेंगे। ऐसे ही डी में भी आता है, डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं और जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी सेम एनर्जी होती है। हालांकि हम ये वाला पॉइंट काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने शेप ऑफ इसकी बात की थी, ऑर्बिटल्स की, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप अपने जो पिछले लेक्चर हैं जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी है तो वो क्या होगा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो गए। अब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे हम, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं इस रूल में। चलिए, सो this rule states that pairing of electrons in the orbital belonging to the same subshell। अब सेम सबशेल किसके होंगे, p d और f के होंगे, s के तो नहीं होंगे, है ना, s में तो ऑलरेडी 1 ऑर्बिटल होता है। does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each, that is it is singly occupied। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अंडरस्टैंड करते हैं पहले। जैसे कि हमने कहा कि p ऑर्बिटल है, p शब्द शेल है और उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा एटम है जिसके p में 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे फिल करेंगे आप, तो ये कह रहे हैं कि पहले आप उनको सिंगली सिंगली फिल कर दीजिए, 1 2 3 सब में एक एक। ठीक है, अब 3 तो हो गया, अब कितने बचे, 2 बचे। अब जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले में, वो भी विद डाउन स्पिन, और नेक्स्ट इसके आगे। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास तो 2p5 एग्जांपल दिया मैंने 2p5 का, अगर 2p6 हो जाता है, 2p6 तो कैसे लिखोगे आप, पहले एक एक लिखेंगे इस तरीके से, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एक एक ऑर्बिटल में, और फिर नेक्स्ट वाला। तो पहले वो सिंगली फिल्ड होने चाहिए, क्या होंगे, सिंगली फिल्ड होंगे। मतलब कि अगर आपके पास 2p3 दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2p3 दिया हुआ है, और अगर आप कुछ ऐसे कर देते हैं इस तरीके से कि 3 इलेक्ट्रॉन ही तो डालने हैं ऑर्बिटल में, डाल दिए हमने, तो ये क्या है, ये आपका रॉन्ग मेथड रहेगा।
इसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो जो राइट मेथड है टू फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल वो क्या होगा कि आप पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ईच ऑर्बिटल में, और जब इलेक्ट्रॉन और बढ़ते जाएंगे उसके बाद आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। समझ गए अभी आप? जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 3p3, ठीक है, 3p3 है। तो आप कैसे लिखोगे इसको? पहले तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे? एक इसमें, है ना, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। तो ये आपका राइट वे रहेगा। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, उनका मन करता है कि वो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, तो उनको फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक ऑर्बिटल में फिल करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे मान लीजिए अब 3p3 का 3p4 आ रहा है, 3p4 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसके बाद, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल था यहाँ पे, अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ जाएगा? इस वाले ऑर्बिटल में, और वो भी डाउन स्पिन के साथ। ऐसे अब जब 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे तो अगले वाले में जाएगा। ऐसे जब 6 हो जाएंगे तो उसके अगले वाले में जाएगा। तो ये क्या होता है? एक तरीका होता है, एक वे होता है इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल के अंदर फिल करने का। और इसका एक बहुत यूज भी है, बहुत ही यूजफुल एक पॉइंट भी है यहाँ पे। पॉइंट क्या है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हाफ फील्ड का मतलब हुआ, जैसे ये जो है उसको हम हाफ फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम हाफ फील्ड कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हाफ फील्ड हो गया। अब ये जो है जहाँ पे ऑलरेडी ईच ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है वो फुली फील्ड हो गया, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं, जो डिजनरेट सेट में होते हैं ना, जैसे कि 3p की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिजनरेट हैं वो, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अक्वायर करते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी एटम है उसका जो मेन चीज रहती है वो क्या रहती है कि भाई मुझे स्टेबल होना है। अनस्टेबल तो कोई नहीं होना चाहता है ना, स्टेबल होना है उसको। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या, मतलब जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर वो हाफ फील्ड होना चाहिए या फिर वो फुली फील्ड होना चाहिए, ठीक है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड degenerate set of orbitals acquire extra stability due to their symmetry। अब जो स्टेबिलिटी आ रही है वो क्यों आ रही है? सिमिट्री की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिमिट्री है। पहले इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो अप स्पिन में है, फिर यहाँ पे डाउन स्पिन में है, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि एक सिमिट्री रहती है, तो सिमिट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो अकॉर्डिंगली आप फिल करते चलेंगे, राइट। और हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अक्वायर करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है? सिमिट्री होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक दो बार आप स्टडी करेंगे, रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए, अब हमने सारे रूल डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे एटम के अंदर तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स में आप कैसे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। And be written very easily. The electronic configuration of different atoms can be represented in two ways। अब इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से SPD करके आप ऊपर इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दो, है ना, जैसे कि हम अभी कर भी रहे थे पीछे, 1s1 2s, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे 1 हो गया, अब ऐसे आगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s1, उसके बाद 1s2 2s2, है ना। आफ्टर देन 2p, है ना, 2p6 मैक्सिमम इसमें 6 आते हैं। तो सो ऑन 3s2, राइट। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है इसका ऑर्बिटल डायग्राम का। कौन सा होता है? ऑर्बिटल डायग्राम का, ठीक है। जिस तरीके से आप SPD की ऑर्बिटल डायग्राम आप लिख सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज 1s1। और अगर मुझे ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में बताना है तो मैं उसको लिखूंगी, दैट इज 1s1 इसके नीचे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डाल दूंगी, ठीक है। आप इसको डबल साइड एरो करके भी डाल सकते हैं, सिंगल साइड एरो करके भी। आप इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि मैम तो ऐसे लिख रही है, यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है। आप कोई भी लिखो, दोनों ही आपके लिए सही रहेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैं हीलियम की बात करती हूँ, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 2,
ठीक है, तो कितना हो गया ये 1s2। तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में, दैट इज 1s2, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है आपके, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो नोटेशन की फॉर्म में और दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में। चलिए, तो यहाँ पे अभी और भी दिए हैं आपको, इस तरीके से आप वन बाय वन सारे लर्न कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे हाइड्रोजन का बताया है ना, वैसे आप लिथियम का भी कर सकते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, दैट इज 3। 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये 1s2 एंड 2s1, ठीक है। तो आप इसको कैसे ऑर्बिटल डायग्राम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1s2 एंड 2s1, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही नेक्स्ट का आ जाएगा, फिर सो ऑन, नीचे जैसे जैसे देते जाएंगे ना आपको उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट है हमारे पास, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, इसका देखो ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे, 8 होता है, ठीक है। 8 के अकॉर्डिंग कैसे आ जाएगा ये 1s2 2s2 2p, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में कितने बचे, 4 बचे है ना, 2p4। तो आप कैसे इसको मेंशन करेंगे, 1s में 2, ठीक है, उसी हिसाब से 2s में भी 2, और फिर आता है आपके पास p ऑर्बिटल। तो p में पहले 1 1 1 इस तरीके से 1 2 3, और एक यहाँ पे आएगा आपके पास विद डाउन स्पिन, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करो तो देखो स्टेबल कौन कौन से हैं, देखो नाइट्रोजन का, देखो नाइट्रोजन जो है वो हाफ फील्ड है यहाँ पे। नियॉन देखो यहाँ पे, नियॉन वो फुली फील्ड है ना, फुली फील्ड, ये हाफ फील्ड। हमने क्या कहा कि फुली फील्ड और हाफ फील्ड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें उनके अंदर क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। या फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकते हैं आप, तो वहां पे जो एनर्जीज आती हैं उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ना वहां नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने भी क्या करना है कि वन बाई वन जितने भी आपके पास एटलीस्ट 10 तक के जो एटम्स हैं उनको लिखिए, उनकी इस तरीके से नोटेशन लिखिए और उनके ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली सीख जाएंगे कि कैसे हम ये करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अभी। The electrons in completely filled shells are known as core electrons, and electrons that are added to the electronic shell with the highest principal quantum number are called valence electron। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है नियॉन का, ये रहा आपके पास नियॉन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो जो भी ऑर्बिटल होगा जिसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुली फिल्ड होंगे, सारे जितने भी ऑर्बिटल हैं वो सारे फुली फिल्ड होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। मतलब कि नियॉन के केस में ये जो 2p ऑर्बिटल है ये क्या फुली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्या है ये, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है बोरोन का, ठीक है, बोरोन का एग्जांपल लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल हुआ ये वाला, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन हुआ इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, वहां पे भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जो लास्ट वाले इसमें आता है इलेक्ट्रॉन उसको हम बैलेंस कहते हैं, कि जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए हम इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, है ना, चार्जेस लगा के। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रही है क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, यहाँ पे 3, ये तो 3 है तो हाफ स्टेबल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा आपका, कोई भी ले सकते हो आप, यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई रहेगा वो उसमें भी देखोगे अगर आप, तो जो लास्ट वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके 1 2 3 मैक्सिमम, तो वो क्या होते हैं बेटे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी आप लिखा भी है फ्रॉम बोरोन टू ऑर्गन आर दी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्गन का तो यहाँ दिया नहीं, यहाँ पे बोरोन का लिखा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये इतनी लंबी लंबी कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखेगा, है ना। तो इसको साइंटिस्ट ने सिंप्लीफाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नोबल गैसेज हैं, जो नोबल गैसेज हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, फुली फिल्ड होती हैं। उनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं। तो आप उनको लर्न कर लो और वहां तक की कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, उसके आगे फिर आप डायरेक्टली मेंशन कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू ऑर्गन कैन बी रिटन एज। अब कैसे लिखेंगे आप देखो, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है,
11 है, 11। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, दैट इज 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और आगे कितना आएगा 3s1। हो गया ना टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। अब इतना लंबा हो गया, तो हमें पता है कि यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी है, नियॉन की है। आप यहाँ देखेंगे कहीं नियॉन, देखो ये, ठीक है, ये नियॉन का है। तो ये कितना हो गया 1s2 2s2 2p6 है ना, तो ये क्या हो गया, नियॉन का हो गया। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ तक तो नियॉन की आ गई, तो ऐसे लिखेंगे नियॉन। आगे कितना बचा आपके पास 3s1, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ऐसे ही आप बाकियों का भी कर सकते हैं आगे आगे जाके। जैसे मान लीजिए कि सोडियम के आगे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप, सोडियम के आगे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम। तो उसका भी अगर आप लिखते हो तो वो वैसे ही बनता। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से, दैट इज नियॉन, नियॉन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s2। सिंपल हो गया ना। अब यहाँ पे आपको पूरी जो कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं लिखनी पड़ेगी। पर हाँ, इसमें एक बात तो है कि हमें जो नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो याद होनी चाहिए, उसकी नंबर्स याद होने चाहिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो याद होने चाहिए, राइट। नोबल गैसेस याद होंगी तो वो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसको लिख सकते हैं, राइट। तो नियॉन के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, ऑर्गन आती है। ऑर्गन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपके पास ऑर्गन, देखो ये 18 होता है इसका, है ना 18। तो कैसे लिखेंगे आप 2 2 6 तो ये भी फुली फिल्ड हो गया। तो यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी वो इसकी कर सकते हैं। फिर स्कैंडियम देखो उसके बाद आ रहा है 21। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऑर्गन के जितने फिल हो गए वो है ना, और उसके बाद जितना बचा, कितना बचा स्कैंडियम के केस में 4s2 और 3d1। तो आप उसको इस तरीके से फिर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है आपको, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन, इसका कितना होता है बेटा 18 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए 6 से 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया, 18 हो गया देखो यहाँ पे। अब जो स्कैंडियम है, देखो स्कैंडियम है वो कितना है हमारे पास 21 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 21 उसका एटॉमिक नंबर है। तो 18 तक तो ऑर्गन ही हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे आर्गन, इस तरीके से। अब 3p6 तो हो गए। अब 3p के बाद क्या आता है, अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम ये रहा आपका, ठीक है ये। तो 3p के बाद क्या आता है, 3p के बाद हमारे पास आता है 4s और 3d, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप 4s और 3d। तो 4s में कितने आ जाएंगे बेटे, यहाँ पे 4s में हमारे पास आ जाएंगे 2 और d में आ जाएंगे 1। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में, मतलब शॉर्टकट है ये, कि उस तरीके से आप सिंप्लीफाइड वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। हाँ, बट उसके लिए आपको ये जो ऑर्गन, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, जो इसके आगे आएंगे वो आपको याद होने चाहिए। याद होंगे तो आप इजिली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब इतना जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं वो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ रहेगा। कुछ स्पेशल केस रहेंगे, ठीक है, कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, क्रोमियम है, कॉपर है, और भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम कहाँ पे आ रहा है, ये है, ये क्रोमियम यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी स्टार लगा के रखा है, कॉपर पे भी स्टार लगाया है इन्होंने। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन केसेस में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है, ठीक है, स्टेबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्रोमियम का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रोमियम का, ये रहा क्रोमियम आपके पास। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है, ठीक है 24। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऑर्गन 18 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बचता है हमारे पास 4s2, और उसके बाद कितना बच गया, बच गए 5, ठीक है, सॉरी 4 बचे, यहाँ पे 4। तो हमें पता है कि डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें 5, डी सब शेल में हमारे पास कितने होते हैं बेटे, 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल, 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है 5। तो हाफ फील्ड जो होंगे, हमें पता है कि जो हाफ फील्ड होंगे वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी अक्वायर करने के लिए जो क्रोमियम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी यहाँ पे हम तो नहीं, साइंटिस्ट ने चेंज कर दी है। वो क्या करते हैं यहाँ पे कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, एस में 1 डाल देते हैं, और डी में 5 कर देते हैं,
ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे आपके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वो बात। अब बात करते हैं प्रोडिक्ट टेबल की। अब हमने कहा कि प्रोडिक्ट टेबल में जो नोबल गैसेस हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो अगर आपको ये याद होंगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप काफी इजीली लिख सकते हैं, है ना। और दूसरी बात कि प्रोडिक्ट टेबल में जैसे इसको यहाँ पे इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उसके अकॉर्डिंग आ रही है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला। तो इस वाले केस में जितने भी आपके एटम है उनके जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना वो एस का आएगा। जैसे कि यहाँ पे 1s1, ठीक है, यहाँ पे 2s1, फिर 3s1, फिर 4s1, सो ऑन। ऐसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s1, फिर 2s, 3s, फिर 4s, 5s। मतलब कि ये सारे क्या है, एस ग्रुप के हैं, एस के। फिर डी के आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाले जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, डी वाले ऑर्बिटल होते हैं। फिर ये आते हैं पी के यहाँ पर, ये आगे पी वाले। तो आपका जो प्रोडिक्ट टेबल है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडिक्ट टेबल, वहां पे आप इस पूरे कंसेप्ट को इजीली समझ जाओगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बीच में आपके पास डी ब्लॉक के आ गई, पी के आ गए, और लास्ट में क्या आ गई, नोबल गैसेस आ गई, है ना। तो ये आपके पास क्या है, ओवरऑल एक प्रोडिक्ट टेबल आ जाता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी देने वाली हूँ जो आप लोग सॉल्व करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे आइसो, आपको पता होना चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और सेम कैसे होंगे, या तो आपके पास जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है इसमें कौन कौन से एटम का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि पहला क्या है, हमारे पास सोडियम है। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम दे दिया है उसने इलेक्ट्रॉन अपना, एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो चुका है। तो 11 - 1 कितने हो गए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही आप पोटेशियम का भी निकाल सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि एटॉमिक नंबर याद करना कितना जरूरी है इस चैप्टर में। तो पोटेशियम आ गया, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, +1 चार्ज है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो कितना हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 12। दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इसमें, शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो गए, ये 10 हो गए। नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20। ठीक है, 20। दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, शॉर्टेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 20 - 2, 18। और नेक्स्ट है आपके पास सल्फर, सल्फर के ऊपर है 2 नेगेटिव चार्ज, कितनी हो गई है, 16 एटॉमिक नंबर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। पॉजिटिव मतलब उसने दे दिए, नेगेटिव मतलब उसने ले लिए। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, कितने हो गए, ये यहाँ पे 18 हो गए। और लास्ट में आपके पास आता है आर्गन, ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो 18 हो गए। तो अब आप बताओ कि इसमें से कौन से एट स्पीसीज का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन कौन से हो गए फिर, 10, ये भी 10 है। ठीक है, ये दो, तो ये सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव आ गए, 2 पॉजिटिव, ये सेम आ गए। और बाकी ये जो बचे ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे 2 सेट बनेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एक ये वाला सेट बन जाएगा, और जो बाकी बचे हुए हैं एक उनका सेट बन जाएगा। ठीक है, दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब एक और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफी इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके भी बता सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन वन ऑन वन भी करवा सकती हूँ, या फिर मैं उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना सकती हूँ, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी। बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, समझ में आ रही है, तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।